आपने आखिर पे सिर्फ ये लिख देना, टेबल shows that for all situations V by T is so data satisfies बस बड़ा प्रॉब्लम इन ऑटोमोबाइल इंजन, इसमें गाड़ी के इंजन में द गैसियस फ्यूल एयर मिक्सचर। अब आपको पता बेटा कि गाड़ी का इंजन होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, पेट्रोल या गैस और हवा का मिक्सचर जाके जलता है, ठीक है। सो ठीक है जी। अब यहां से सवाल क्या कर रहे हैं, इन ऑटोमोबाइल इंजन द गैसियस फ्यूल एयर मिक्सचर इंटर्स द सिलेंडर एंड इज कंप्रेस्ड बाय मूविंग द पिस्टन बिफोर इट इज इग्नाइटेड। इससे पहले कि उसको जलाया जाए, पहले उसको प्रेस करते हैं। हवा और गैस का मिक्सचर कहां जाएगा, पिस्टन के अंदर, तो वो ठीक है गैस के इंजन के अंदर, उसके गाड़ी के इंजन के अंदर जाएगा और फिर पिस्टन उसको नीचे दबाएगा और फिर आग लगाई जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? समझ यहां तक आ गया? आगे चले। द इनिशियल सिलेंडर वॉल्यूम इज दिस, ये VI आ गया, V1 आ गया ना। आफ्टर द पिस्टन मूव्स अप द वॉल्यूम इज, समझ आया नहीं यार? तो V1 ये और ये V2 है, ये क्या V2, समझ आया? ये कंप्रेस्ड है और ये कंप्रेस्ड नहीं है, ठीक है। जब कंप्रेशन नहीं हुई थी उस टाइम वॉल्यूम ये था और उसके बाद वॉल्यूम ये है। कहता है द फ्यूल एयर मिक्सचर इनिशियली एज ए प्रेशर, तो जो आपका पहला प्रेशर था इस वॉल्यूम के लिए ये P1 और ये V1, ये V2 और ये P2। सुन रहे नहीं सुन रहे? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या आप ये समझते हैं कि दिस चेंज अकर्स अकॉर्डिंग टू द बॉयज लॉ? तो क्या जी आपका क्या ख्याल होगा, कैसे करेंगे आप इसको चेक? आप अपने ख्यालात का इजहार कैसे करेंगे? कुछ तो बोलिए अल्लाह वालो। बिल्कुल, तो डाटा लिखवाएंगे मुझे या ना खुद ही लिख लूं? चलो ये शुरू करते हैं फिर। डाटा बेटा P1 क्या है, P2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है। P1 क्या जी, 180 शुरू में तो यही होगा ना, फिर 11 ATM में। V1 क्या था, 990 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा क्या 90 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा ये बॉयज लॉ क्या था, मुझे ये बताएं जरा आप लोग। PV इक्वल टू कांस्टेंट था ना, तो आपने क्या करना अब यहां पे सोल्यूशन डाला, P1 V1 निकाल लो। P1 क्या 1 है, P1 1 है और V1 क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा 990 ATM सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सुन रहे हो? और P2 V2 भी निकाल लो, तो क्या आएगा 11 मल्टीप्लाई 90 कितना हो जाएगा 90, सॉरी 0 और 9 आ जाएगा, 990 आ जाएगा इसका आंसर भी, 990 ATM सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताया 1 और 2 से दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा, तो आप ये कहते हैं फ्रॉम this implies that this change occurs in accordance with the Boyle law। बस ठीक है, यहां तक ये डाल दीजिएगा यहां पे। आगे जाऊंगा। सो सिमिलरली एक और क्वेश्चन दे दिया आपको बॉयज लॉ के लिए उन्होंने। क्या जी कहता है, सिंबल ऑफ नियॉन इज नियॉन दैट इज यूज्ड इन ए नियॉन साइन हैज अ वॉल्यूम ऑफ दिस एट प्रेशर दिस। तो ये आपका P1, तो ये आपका V1 और ये आपका P1,
ये किसमें दिया हुआ आपको? टॉर में। किसमें? टॉर में। टॉर ही यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, एटीएम और टॉर, ठीक है। डाटा लिखूं? जब तुम इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा? 1 ऐड होगा, 10 हो जाएगा। इसको राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 10, 1 इसमें, ये 10, ये 10, ये 4, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये भी? ठीक है। सब आप क्या कहेंगे? इसको 1 कहेंगे, उसको 2, तो घबराना नहीं है। आप कहेंगे दूसरा आंसर उसके बराबर नहीं आया, ठीक है, बराबर ही है। So we will write here from 1 and 2. So आगे स्टेटमेंट डाल देना, दिस चेंज आल्सो occurs in accordance with the Boyle's law. But first of all, अब मैं मेरिकल दोबारा रीड कर देता हूँ आपको। कहते हैं sample of neon that is used in a neon sign has a volume of this, pressure जब ये होगा, the volume of the gas after it is pumped into the glass tube of sign, it is this. When it shows a pressure of this, show that this data obeys. तो so क्या कहेंगे आप? This data obeys the Boyle's law, in accordance with the Boyle's law. अब बेटा मैंने आपको एक साइड बॉक्स करवा रहा, जिसमें गैलीलियो भी था, जिसमें टोरिसेली भी था, याद है ना? तो मैंने ये बेटा आपने उसका जवाब दे देना और अखीर पे आपने ये डाल देना, इंस्ट्रूमेंटेशन चेंजेस एज साइंस प्रोग्रेसेस। याद आ गया? और साइड बॉक्स के मैंने आपको 3, 4 हिस्से बना के दिए थे, याद है ना? मेरा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। क्लियर है जी? उसमें बॉयल ने भी काम किया था, टोरिसेली ने भी काम किया था, गैलीलियो भी काम किया था, ठीक है, मैनोमीटर भी बना था, बैरोमीटर भी बना था। थिंक टैंक जी कहता है फॉलोइंग टेबल शोज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट बाय अ स्टूडेंट। बताएं कौन सा लॉ लगेगा इसके ऊपर? वॉल्यूम और प्रेशर। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के लिए, दिस इज फॉर बॉयज लॉ। V and P are inversely proportional to each other. This is not VT. VT relation is discussed by the Charles law. Clear? Yes. So, do you think the student collected the data carefully or carelessly? तो आपने क्या करना? P multiply V निकाल लेना। नहीं समझे मेरी बात? सिर्फ एक कॉलम बनाना, अगर तो आंसर कांस्टेंट आ जाए क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ एक बेटा कॉलम बनाएंगे बस, यूं। P भी निकाल देंगे बस। अगर तो प्रोडक्ट यहाँ तक क्या आता गया? कांस्टेंट, तो सबका आंसर का सेम आया ना, तो फिर तो आप कहेंगे यस द डाटा इज कलेक्टेड। आपने नीचे लिखना बिकॉज
PV is constant equal to नंबर डाल देना. So the student collected data carefully. और अगर कांस्टेंट ना है तो कहना because PV is not constant, so the student has collected the data carelessly. समझ आया? because आपका जो PV है वो कांस्टेंट नहीं आया. कहते the water level in an aquarium decreases slowly even though the tank does not leak. कब? What change of state is occurring? गौर से सुन रहे हो? तो कहता है जो एक्वेरियम जिसमें मछलियां नहीं रखी होती लोगों ने बाहर का घर में, वो शीशे का एक बर्तन बना हुआ होता है, उसके अंदर मछलियां तैर रही होती हैं, तो उसे एक्वेरियम कहते हैं. ठीक है. द वाटर लेवल इन द एक्वेरियम डिक्रीजेस स्लोली, वो आस्ता आस्ता नीचे जाता है. किस वजह से जाता है नीचे? इवेपोरेशन की वजह से. इवन तो द टैंक डज नॉट लीक, टैंक लीक नहीं है, तो व्हाट चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग? तो आपने कहना क्या जवाब देंगे? यहां से शुरू कर लें. कहां से? ठीक है. क्या लिखो? चलो आप लिखो मुझे. उसने सिर्फ ये सवाल पूछा व्हाट चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग, तो आप क्या कहेंगे? इवेपोरेशन इज अकरिंग in this situation. चले अब आप अपना जवाब दे दें. बिकॉज लिख के वाटर लेवल इन द एक्वेरियम डिक्रीजेस स्लोली इवन दो देयर इज नो लीकेज एंड ये इवन दो द टैंक डज नॉट लीक. So this is due to the evaporation of the liquid, evaporation of the water from the aquarium. क्लियर हो गया? अगर what type of attractive forces do you expect between the molecules of HF and HCl? कौन सी फोर्सेज होंगी इनके दरम्यान में? याद है ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं यार, नहीं यार, तो आंसर लिखें. कौन सी होंगी? हाइड्रोजन bonding will be present या will exist कर लो ना, will be present को छोड़ो, will exist between the molecules of HF. अब इसका जवाब देना बिकॉज फ्लोरीन एंड, या मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं कि बिकॉज इन दीज कंपाउंड्स, बिकॉज in HF and HCl हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन is bounded with most electronegative elements. ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल अकर इन दीज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देयरफॉर H bonding will occur in HCl या HF and HCl. प्रॉब्लम किसी को? कहता जी name two substances that are solids at 25 डिग्री सेल्सियस and name two substances that are liquid at 25 डिग्री सेल्सियस. अब ये आपने अपने पास से देने हैं, बताएं जी.
25 डिग्री सेल्सियस पे कोई ऐसे सब दो सब्सटेंसेस का नाम बता दें जो सॉलिड है। इतनी चीजें आपके पास सॉलिड है। आंसर 25 तक रूम टेम्परेचर यार बताएं। हाँ, सॉल्ट NaCl एंड आयरन, कॉपर, वुड, स्टील, नहीं समझे, सिल्वर, प्लास्टिक, बोन्स और इतनी चीजें, ये मार्बल, क्या है ये? ठीक है, समझ आ रही है? NaCl, आयरन, कॉपर एटसेट्रा आर सॉलिड्स at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नो वी विल गिव द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो आप देंगे वाटर, H2O जो क्या है, और एक और लिक्विड बता दें आप, हनी, शहद, भाई एसीटोन भी, एसीटोन या और क्लोरोफॉर्म और इधर देसी तेल है, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर, गुड। नहीं दे सकते हो ना? और लिक्विड्स पहले तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लिक्विड्स एट, पहले जवाब नहीं दे रहे थे आप, सारा कुछ याद आना शुरू हो गया। तो याद रखा करें यार। क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई प्रोसेस occurring in each of the following। कहता है मोथ बॉल्स, तो फरनाल की गोलियां कभी मामा ने रजाई में रखी है या नहीं रखी? तो कहता है वो आस्ता आस्ता डिसअपेयर कर जाती है। बताया किधर जाती है? किस प्रोसेस के जरिए जाती है? सब्लिमेशन के जरिए से। सो ले जी आंसर किसका? ए का। क्या लिखेंगे? मोथ बॉल्स slowly disappear because of, very good, no, sublimation, we are not coming back, ठीक है, because of sublimation, okay, underline it, this is the answer for A. Now we will write down the answer. We will write the answer for the B. कहता है cooled, क्या? ये क्या लिखा हुआ? अच्छा आगे। अब कभी देखो गाड़ी में बैठे हो कभी, तो जब बारिश होती है तो अंदर उसके क्या बर्फ जमना शुरू कर देती है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? गुड है, शाबाश पुत्र है। तो आपने यहां से कहना है कूल्ड विंड शील्ड बिकम्स कवर्ड विद आइस व्हेन स्ट्रक बाय रेन ड्रॉप्स। सुन रहे हो? इन्हें सुन रहे? सुन रहे हो? इन्हें सुन रहे? कहता है कूल्ड विंड शील्ड बिकम्स कवर्ड विद आइस। ठीक है, ठीक है, व्हेन स्ट्रक बाय रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स किस में जा रहे हैं? सॉलिड में। तो ये फ्रीजिंग होगी या कंडेंसेशन होगी? A cooled windshield becomes covered with ice when struck by raindrops. भाई आइस आ रही है उसके ऊपर, क्या प्रोसेस का नाम है मुझे बताएं ना आप लोग। हवा के वेपर्स डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स डायरेक्ट आइस में जा रहे हैं। So what's this? जी, what is this? इसे डेपोजिशन कहते हैं। वेपर्स का डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? डेपोजिशन कहलाता है। समझ आया? ये डेपोजिशन होगी। आप इसे कंडेंसेशन कह रहे हैं, तो वैसे ये रिवर्स है सब्लिमेशन का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लिक्विड में नहीं, आइस में कन्वर्ट हो रहा है ना बेटा। किसमें? आइस में।
A cooled windshield becomes covered with ice. Okay, when struck by raindrops. So this will not be freezing. ठंडी खिड़की के साथ जब आके बारिश के कतरे टकराते हैं तो उस पे वो बर्फ से ढक जाती है। सोचिएगा जरा इसके ऊपर। What is the name of this process की मैं बाप पे छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है? क्या वैसे जवाब क्या होगा? एक साल तो मुझे आपके लिए भी छोड़ना चाहिए ऐसा। वैसे मैंने आपको कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया, पजल आप हो चुके हैं। अब एग्जैक्ट आंसर विद इलैबोरेशन मुझे कौन देगा? आई एम वेटिंग फॉर दैट, उसको इनाम भी दूंगा, ठीक है? नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि ए अल्लाहु अकबर जी, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा बेटा, ऑटोक्लेव क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो खुद ब खुद अपने अंदर स्टीम प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो इसके जरिए से हम स्टेरलाइज करते हैं, मतलब हम जरासीमों को मारते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिनसे लोग ऑपरेशन करते हैं। इट इज फार मोर इफेक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा मौसर है टू प्रोड्यूस स्टीम बाय ऑटोक्लेव। अल्हम्दुलिल्लाह, याद तो इट इज फार मोर इफेक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा मौसर है कि हम लोग जो स्टीम है उसे ऑटोक्लेव से पैदा करें। द स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम बॉइलिंग वाटर, कि हम स्टीम को किससे प्रोड्यूस करें? बॉइलिंग वाटर से। इन द ओपन एटमोस्फेयर, खुली फिजा में, बिकॉज इट जनरेट्स स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर। अब जरा बात को गौर से सुनना। ऑटोक्लेव क्या करता है? जवाब उन्होंने दे दिया कि ऑटोक्लेव जो है उसमें स्टीम प्रोड्यूस करना ज्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत किसके? खुली फिजा में स्टीम पैदा करने के, क्योंकि ऑटोक्लेव जो है वो 2 ATM पे स्टीम पैदा करता है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टीम पैदा करता है। अब मुझे ये बताओ, वो स्टीम जो 2 ATM प्रेशर पे पैदा होगी उसका टेम्परेचर कितना होगा? 120 डिग्री सेल्सियस। जवाब आपने दे दिया। एक्सप्लेन व्हाई एन ऑटोक्लेव इज सच एन एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन डिवाइस। तो जवाब उन्होंने बीच में सवाल भी दिया, वो आपको अब आपने एक्सप्लेन कर देना बस। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? मेरा जी नहीं कर रहा वैसे जवाब लिखो जैसे मैं, चलो दे देता हूं आंसर, आपको खुद देना चाहिए वैसे। आपने कहना सिंस, चलना यार, ऑटोक्लेव प्रोड्यूसेस steam at 2 ATM, ठीक है? ठीक है? अब आप आगे लिखें, बिकॉज, एक मिनट मैं कुछ चीज छोड़ के जा रहा हूं। At 2 ATM, so the temperature of steam will be, हाँ जी, so the temperature, हामिद इंसान बने, temperature of steam will be 120 degrees Celsius. Full stop. क्यों? Because at 2 ATM स्टीम बननी है तो इसका मतलब बॉइलिंग होगी ना, बॉइलिंग होगी ना। तो बिकॉज एट 2 ATM, ये कह दें बिकॉज vapor pressure of water is 2 ATM
at what? 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. But in open atmosphere क्या होगा? Pressure is 1 atm and steam will have a temperature of what? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ओपन एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो आपका प्रेशर है 1 atm होता है, सो स्टीम जो है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मुझे बताएं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जरासीम ज्यादा मरेंगे या 120 पे ज्यादा मरेंगे? ठीक है, क्लियर हुआ ना? सो ड्यू टू temperature due to the 120 degree Celsius temperature, of steam in autoclave more germs या good sterilization will be done. ये क्या है? समझ आ रहा? नहीं आ रहा? Good sterilization will be possible. Will be possible. लो जी, ये पता नहीं किधर जा रहा है. Will be possible. प्रॉब्लम दीजिए. क्लियर हो गया? नीचे वाला सवाल जी आपका एक और आ गया, 7वां सवाल. देखिए बेटा जरा, मैं उसको नीचे वाली स्लाइड पे ना कर दूंगा. आ जाए अब यहाँ पे. कहते हैं the following table shows, it shows what? The melting points and boiling points of 4 substances. नजर आ रहे हैं आपको melting points, boiling points? सुन रहे हो? कहता है write the physical state of each substance at room temperature and 1 atm. प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 20 है. कहता है हर एक की फिजिकल स्टेट बताएं आप. तो बेटा फिजिकल स्टेट बताने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. हो गया. पहला सब्सटेंस है ना, सुन रहे हो? उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखें MP और BP लिख दिया. आपको पता है यहाँ पे वो लिक्विड होगा, यहाँ पे वो गैस होगा और यहाँ पे वो क्या होगा? सॉलिड. पहले ए के लिए कर लें आप. सुन रहे हैं? अब रूम ए का क्या जी मेल्टिंग पॉइंट है? 23 डिग्री सेल्सियस. और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -79 डिग्री सेल्सियस. सुन रहे हो? समझ आ गया? अब मुझे आप ये बताएं रूम टेम्परेचर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 20 डिग्री के दरम्यान में आएगा, इससे पीछे आएगा. 20 डिग्री तो भाई 0 से भी आगे होता है, ये तो माइनस में है. तो 20 डिग्री कहीं आगे जाके आएगा. यहाँ 0 और इससे बाद कहीं ये 20. तो क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सब्सटेंस है इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? सो आपने पहला डाल देना आंसर. सब्सटेंस ए विल बी गैस एट रूम temperature and 1 atm pressure. प्रॉब्लम दीजिए. सिमिलरली ये पहले के लिए हो गया.
अब दूसरे के लिए क्या करोगे? दूसरे के लिए भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ? चलो बताता हूं। देखो दूसरे का बताया बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या। अब मैं अगर इसको मिटा दूं तो मेरे लिए ज्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। ये देख, अब मैं दूसरे के लिए करूंगा, ठीक है। सो कच्ची पैसे से कर लोगे तो ज्यादा आसानी होगी। यार बनाते रहना ड्रॉप वर्क में, एक शीट के ऊपर अलग से हटाने की जरूरत ही कोई नहीं है। एक और लाइन लगा लेना यार। तो क्या है -17 और दूसरा क्या है जी 58। अब मुझे बताओ रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दरम्यान में आ गया ना। तो अब चुप करके बता दो कि बी विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 180। लिख लोगे? आगे बता देना। समझ आ गया? फिर सी की बात कर लो। तो सी का बताओ ना जरा मुझे, मेल्टिंग पॉइंट क्या और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है 52 और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? लो जी, और 20 क्या है? मेल्टिंग से ही पूछे तो क्या होगा? सॉलिड होगा। कर लोगे ना आप? तो थर्ड के लिए लिख देना कि कैपिटल सी विल बी सॉलिड। अच्छा अल्लाह वाला इसका बताओ जरा, लास्ट का तुम्हें खुद करना चाहिए यार। क्या होगा लास्ट के लिए? -6 120, तो 20 लिक्विड होगा। कर लेना तो इसको भी। कहता है विच सब्सटेंस एग्जिस्ट एज ए लिक्विड फॉर द लॉन्गेस्ट रेंज। कहता है कौन सा सब्सटेंस जो है वो ज्यादा देर तक लिक्विड रहेगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी। इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि पानी जो है 0 से 100 तक के दरमियान में क्या होता है? लिक्विड होता है। लेकिन आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो 0 और 40 के दरमियान में क्या होता है? लिक्विड होता है। उसके बाद है तो उसकी रेंज कम है ना, नहीं समझे? कम टेम्परेचर रेंज के लिए क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट अख्तियार करता है, पानी ज्यादा रेंज के लिए। समझ आया? इन्होंने ये पूछा बेटा जी आपने पता करना क्या है, आप बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंस देते जाए। जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा ना वो ज्यादा रेंज के लिए लिक्विड रहेगा। नहीं समझे मेरी बात? जिसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। सुन रहे हो? जिस सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस या डिफरेंस ज्यादा होगा ना वो ज्यादा देर तक के लिए लिक्विड रहेगा। समझ आया? इनके दरमियान में होता है ना लिक्विड। तो इधर जरा देखो, और से देखो जरा, मैं क्या करने लगूंगा इसके साथ। बॉइलिंग पॉइंट से माइनस करना किसको? मेल्टिंग पॉइंट। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो मैं क्या कर रहा हूं -79 -123, इसका आंसर निकाल लेना। फिर 58 -17, ये पहले लिख लेना सारे। क्लियर है? अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -79, तो 123 से 79 माइनस करने पड़ेंगे आपको। फिर 17 से आपने 50, ये +17 हो जाएगा। सुन रहे हो? तो 58 + 17 कितना आ जाएगा? 123 डिवाइडेड बाय 17 -79, तो क्या आ जाएगा? 13 में से 9 गया 4 बेटा 123 प्लस हो जाएगा ना, 79 माइनस ही रहेगा। 4 आ गया। 11 में से 7 के कितना आ गया? 7 और 4 11 होते हैं ना। अब बोल भी दो 44, ये इसकी रेंज है। ये 44 डिग्री सेल्सियस के लिए लिक्विड रहेगा। ठीक है? इसकी कितनी आ जाएगी? 75 डिग्री सेल्सियस के लिए। फिर उसके बाद क्या है? 305 बॉइलिंग है, उसमें से माइनस करना 52 को, तो कर लो किसको? क्या आ जाएगा? 5 में से 2 गए 3 और 10 में से 5 गए 5, 253। ये सबसे ज्यादा नहीं आएगा मेरे ख्याल में। चलो एक और देख लो। अब 120 में से 6 माइनस करोगे तो 126 आ जाएगा ना, वो प्लस हो जाएगा ना, 6 आ गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 126। सुन रहे हो? अब सबसे ज्यादा कौन है जी?
तो सी, अब जवाब का दोगे आप? कहना सब्सटेंस सी एग्जिस्ट एज ए लिक्विड फॉर लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। बस इसका जवाब ये है। बेटा बात गौर से सुने, वो 20 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी, ये लिक्विड स्टेट की बात हो रही है। तो आपके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के दरमियान में आपका जो सब्सटेंस है वो होता है लिक्विड होता है। तो ये लिक्विड इतने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। आप समझ आया? समझ आया नहीं आया? वो 20 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही थी कि कौन सी स्टेट होगी। आप समझ आया? रेंज है, ये रेंज है। तो बेटा जब आप इनका डिफरेंस लेते तो वो रेंज होती है जिसके लिए आपका जो सब्सटेंस है वो क्या होगा। अब अगर इससे नीचे देखो ना, इससे 52 से नीचे, वो सॉलिड होगा, उसकी कोई रेंज नहीं है। समझ आया नहीं यार? 305 से ऊपर देखो ना तो गैस ही होगा, उसकी भी कोई रेंज नहीं, जितना मर्जी बढ़ा लो उसमें गैस ही रहना या प्लाज्मा बन जाएगा। तो लिक्विड स्टेट जो होती है ना वो लिमिटेड रेंज के लिए होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग के दरम्यान में होती है। आप समझ आया नहीं यार? तो हमने इनकी डिफरेंसेस निकालनी है। सो लिख लो अब ऐसा निकालना है। अच्छा सी देख लो, कहता है डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन टू द सब्सटेंस कैपिटल बी व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100। बी की तरह है, आपने इसको 0 से 0 भाई बताएं 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, सॉलिड होगा लिक्विड होगा? 0 पे। फिर भूल गए, बताना पड़ेगा सारा फिर दोबारा से। डी के बारे में बताएं, मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका। डी का बताएं जी, और बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलो। और फिर क्या बोलो, 58। तो बेटा जी बात गौर से सुने, ये जो आपका ना 58 पे याद रखना बेटा, सुन लो गौर से। उसने कहा 0 से, 0 यहां आएगा और 100 कहीं यहां आगे आएगा। तो आपने यहां लिखना है, जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू करेंगे तो 0 पे ये लिक्विड है, 58 पे पहुंच के ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यहाँ पे ये गैस होगा, यहाँ पे ये लिक्विड है। आपने ये बता देना। तो आंसर क्या लिखोगे, एट 0 डिग्री सेल्सियस बी इज लिक्विड and it will be converted into gas at 58 degree Celsius। ठीक है, when समझ आनी है, B is heated from 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसके अंदर आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो चीज है ना, यहां से यहां तक बेटा इसको शुरू में डाल देना, यहां इसको पहले लिखना, ठीक है, और बाकी बाद में लिख देना, यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? आगे चले। तो मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है डिस्क्राइब व्हाट विल हैपन टू द सब्सटेंस डी व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। डी क्या है जी? -10 तक चले जाते हैं। ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या -6 था, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या 120। बस ये याद रखना अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा ले जी बेटा जी, क्या था मेल्टिंग पॉइंट? -6। क्या था बॉइलिंग पॉइंट? 120। बेटा उन्होंने कहा कूल करना है, किससे? 100 से। 100 कहीं यहां पे आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस यहां पे आएगा, और -10 तक आना, -10 इसके पीछे आएगा। तो अब आपने यहां पे आंसर ये देना है कि व्हेन D is cooled from 100 degree Celsius to -10 degree Celsius, तो आप क्या कहेंगे? D will be converted into
डी 100 से नीचे आ रहा है ना, ये सॉलिड होगा, लिक्विड होगा यहाँ पे। समझ आया नहीं यार? तो आपने कहना एट 100 डिग्री सेल्सियस डी विल बी व्हाट? विल बी लिक्विड। और कब ये सॉलिड बन जाएगा? -x पे, ठीक है। एंड डी विल बी कन्वर्टेड इनटू D will be converted into solid at what? At -6 degree Celsius. Full stop. You have done your work. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. Exercise completed. नेक्स्ट सवाल का जवाब मुझे लाजमी देना आपने।